स्टार्ट करने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। साथ में यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें फॉर्मेशन दिखाना है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो ये फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, तब फॉर्मेट होता है ये सब, तो उसी को हमें यहाँ पर शो करना है और दिखाना है कि इन सभी में आयंस कौन से प्रेजेंट हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर के थ्रू। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग यहाँ पर डॉट करके बनाएंगे, ऐसा आप समझिए, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा हुआ है वही हमें लिखना है। समझ आपको सारा कुछ आता है, बट आप ये सब मुझसे सुनना चाहते हो, है ना। चलिए, सोडियम है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ आप देखो सोडियम को हम Na लिखते हैं और उस पर एक लास्ट में जो आउटर मोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हम एक डॉट से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 बचता है, हम लोग यहाँ पर 6 से दिखाएंगे। मैग्नीशियम का 2 बचता है, हम यहाँ पर 2 से दिखाएंगे। अब हम इसे फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पर हमें फॉर्मेशन दिखाना है सोडियम ऑक्साइड का। क्वेश्चन में तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं भी दिया हुआ होता तो मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे, क्योंकि सोडियम के पास में होता है आउटर मोस्ट में एक, उसे ऑक्सीजन के साथ में हमें कंबाइन कराना है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास में होता है आउटर मोस्ट में 6, उसे चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट यानी कि 8, वो अपना आउटर मोस्ट पे 8 कंप्लीट करे, स्टेबल हो जाए। उसके लिए हमें उसे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ हम कितना सोडियम लगाएंगे, क्योंकि हर सोडियम एक दे सकता है, हम यहाँ पर 2 सोडियम लगाएंगे। तो उसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये टोटल ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है, और यहाँ पर सोडियम जो है 2 पॉजिटिव बन जाता है और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव हो जाता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, तो यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम और एक ही ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के ये बना सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें ये पूछता है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है आयंस कैसे कैसे फॉर्मेट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड में आप देखो कि Na+ आयन जो है यहाँ 2 फॉर्मेट हो रहा है, और जो है O2- यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा है। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2+ और O2-। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने कल डिस्कस किया था कि मतलब आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जुड़े होते हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ये देखो कि अगर किसी का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसे हमें हटाने के लिए, काहे कि मेल्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसके जो एटम्स हैं उन्हें दूर दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए हमें ज़्यादा पावर लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ हम ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ हमें मिलता है, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, ज़्यादा हीट देना पड़ता है, तभी वो यहाँ पर मेल्ट होते हैं। या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे हमें मिलते हैं? तो कुछ भी है, कुछ भी अगर हमें चाहिए, हम कहाँ से लेंगे? हमारे सराउंडिंग से लेंगे, हमारे जो है अर्थ है उससे लेंगे, सी है वहाँ से लेंगे। तो मेटल्स जो हैं वो ओर्स के फॉर्म में जो है हमारे सी के अंदर में, या फिर अर्थ के जो क्रस्ट हैं वहाँ पर ये रहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मिट्टी के साथ में मिल कर के
या फिर यहाँ पर आप देखो जो है पानी में घुले हुए रहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड जो हो गए, सोडियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट्स जो हैं वो सब सी वाटर में घुले हुए होते हैं, पानी खारा होता है, आपको पता है। तो ऐसे जो हैं इन सभी को हम कहते हैं मिनरल्स, जो नेचुरली हमारे अर्थ के क्रस्ट से हमें मिले, अर्थ के क्रस्ट से। और ऐसे जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग जगह पर हमारे अर्थ पे अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो अलग अलग हो सकता है, और इससे हम जो है काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो मिट्टी है, मिट्टी से हम मेटल्स निकाल लेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट तो होगा ही ना। मिट्टी का दाम उतना नहीं है जितना यहाँ पर मेटल्स का दाम है। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो हम मेटल्स को वहीं से आप कैसे निकालेंगे। आप इमेजिन करो कि हमने कहीं पर जो है अर्थ पर मेटल्स निकालने के लिए हमने वहाँ पर खुदाई की। अब वहाँ पर आप देखो कि मिनरल्स जो हैं आपको मिलते हैं जिस पर आपको कोई भी मेटल मिलेगा। तो वो दो तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो मेटल्स उसमें किस तरीके से घुले हुए हो सकते हैं। फ्री स्टेट पर हो सकते हैं, यानी कि मेटल्स जो हैं वो प्योर मेटल्स हो सकते हैं, या फिर वो कंपाउंड के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि उन मेटल्स के साथ में कुछ रिएक्शन हो चुका है और वो कुछ दूसरे फॉर्म पर है। कोई दो मेटल्स के साथ में या फिर दो नॉन मेटल्स या फिर किसी के साथ में वो रिएक्ट करके वहाँ पर दूसरे फॉर्म में है, उस मेटल के फॉर्म में नहीं है जो हम वहाँ पर निकाल रहे हैं। तो उसे हम यहाँ पर रिफाइन करेंगे, उसे हम वहाँ से जो है उसके रिएक्टिविटी के जो किसी किसी मेटल्स का ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, किसी किसी का जो है कम रिएक्टिव होते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से हम उसे रिफाइन करते हैं। हाँ, तो अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इस ओर से जो है एक्सट्रैक्शन बताया हुआ है कैसे होगा। तो यहाँ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर जो है ये फ्री स्टेट पे पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम रिएक्टिव हैं। वहीं यहाँ पर जो मेटल्स हैं जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में थे, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी हमें किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये हमें प्योर नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में ये रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो जो हमारे एक्टिविटी सीरीज थे उसके मिडिल पर थे, यानी कि वो कुछ रिएक्टिव होते हैं, मतलब थोड़े मोड़े रिएक्टिव होते हैं अगर हम उसे वैसा कंडीशन मिलता है तो यहाँ पर वो भी ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। और बहुत सारे मेटल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें मिलता है और ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है उनके साथ में, और वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें मेटल्स चाहिए वहाँ से, तो हम रिएक्टिविटी के हिसाब से कैटेगरी में उसे हम डिवाइड कर देते हैं कैटेगरीज में। जैसे कि सबसे पहला कैटेगरी आ गया मेटल्स जो लो रिएक्टिव हैं, यानी कि जो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी हैं, यानी कि कुछ ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ रिएक्ट थोड़े मोड़े किए हुए रहेंगे, उसे हम इजीली हटा सकते हैं। या फिर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वैसे मेटल्स को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मानकर चलिए कि आपको कहीं से ओर ला करके दे दिया गया, ये ओर है और ये ओर को आपको ला करके दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें हमें गोल्ड खोज करके दिखाना है। तो आप गोल्ड को कैसे खोजोगे इस पर? आप तो सबसे पहले खुश हो जाओगे कि भाई गोल्ड हमें मिलने वाला है इसमें से। तो गोल्ड क्योंकि लेस रिएक्टिव है, अब आप समझ गए हो, तो उसे आप यहाँ पर से खोजोगे, यहाँ से आप इसे निकालोगे तो वो प्योर स्टेट पर होगा। ऑल राइट। और अगर आपको कोई लेकर के आया और इसमें से कहता है कि आप यहाँ लोहा निकालो,
इसमें से लोहा आपको निकालना है। तो आप खोजोगे कि लोहा तो यहाँ हमें मिल रहा है, लेकिन ये लोहा कैसे आप निकालोगे? इसमें हम आप पानी में डालोगे क्या? उसे मग वग से उसे धो करके उसे आप निकालोगे, कैसे करोगे? तो उसे आप यहाँ पर कुछ वहाँ आपको देना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन वहाँ पर कराने पड़ेंगे, तब आपको प्योर वहाँ पर लोहा मिलेगा। क्योंकि वो जो है ऑक्साइड फॉर्म कर चुका होता है, उसे हमें ऑक्साइड से उसे हम रिड्यूस करके, रिड्यूस कैसे करते हैं आपको मैंने पहले बताया हुआ है, आप वो करोगे। अगर आपको बोलता है कि यहाँ पर आपको मैग्नीशियम मिलेगा, तो कैसे करोगे? क्योंकि मैग्नीशियम जो है बहुत हाई रिएक्टिव होता है, वो तो आपको ऐसे रिडक्शन करने पर भी प्योर स्टेट पर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी आगे प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट आप देखो, नीचे जो है वो सब आपको नेचुरल स्टेट में मिल जाएंगे। यहाँ पर जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं। और बाकी जो है पोटेशियम, सोडियम, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एक चार्ट देख लीजिए यहाँ पर नीचे, आप ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसके बाद में उसे हम 3 कैटेगरी में जैसे डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और जो हाई रिएक्टिव है, उस हाई रिएक्टिव वाले को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। जो है ओर को हम मोल्टेन स्टेट पर ला करके उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे और उससे हम प्योर मेटल निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो मीडियम रिएक्टिविटी है, वो अलग अलग यहाँ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब यहाँ फॉर्म करते हैं। तो उसे हम यहाँ पर जो है 2 तरीका है। कार्बोनेट वाला को हम कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड वाले को हम यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन प्रोसेस को अगर हम करें तो आप देखोगे कि जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। अब ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, हम उसे इजीली रिड्यूस कर लेते हैं और वो प्योर यहाँ पर हमें मेटल मिल जाता है। साथ में जो लो रिएक्टिव है, उस पर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ मिले हुए होते हैं, तो उसे फिर से हम यहाँ पर सल्फाइड और जो होते हैं उसे हम रोस्टिंग कर देते हैं और उससे हम मेटल उसे मिल जाता है। हम उसे रिफाइन करके मेटल्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में सारा कुछ है। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग ओर निकालते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक है इनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी कि ओर फाइंड करने से पहले हम ओर का क्या मतलब है कि ऐसे मेटल के ओर, हम मेटल के ओर यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स्ड हैं और हम ये चीज़ जो है, ये ओर को हम कैसे यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। अगर हमारे जो है धरती के अंदर में हम अगर उसे खोद रहे हैं तो साथ में हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे, उसके साथ में और मिला हुआ होगा, मिक्स होगा। तो उसे हम यहाँ पर जो इन सभी का मिक्सचर होता है और के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ का, उसे हम कहते हैं गैंगयू। और इस गैंगयू को हम फिर रिफाइन करते हैं, अपने जो उसके अंदर में इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसे हम हटाते हैं और हमें और मिलता है। तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सोइल हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं। तो मिट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं तो ये सब तो होगा ही। अब ये प्रोसेस जो है अलग अलग हो सकता है उस ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। ऑलराइट, अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे एक्टिविटी सीरीज़ जो थे उस पर सबसे नीचे थे, यानी कि बहुत ही अनरिएक्टिव थे। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने एक्टिविटी सीरीज़ है जो हमने पहले डिस्कस करा है। गोल्ड, सिल्वर ये सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद में मरकरी है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, फिर ये सब रिएक्टिव होते जाते हैं ऊपर जाते जाते। तो हम अभी लेस रिएक्टिव का बात करेंगे। गोल्ड सिल्वर का बात तो हम, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इन्हें हम एटमॉस्फेयर पर ऐसे खुले छोड़ दे या फिर उसमें ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है ना।
जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। सो हम यहाँ पर मरकरी और कॉपर का बात करते हैं कि उसे हम कैसे यहाँ पर जो है प्योरिटी उस पर कैसे हम लाएंगे। तो ये मरकरी जो है वो एक्सट्रैक्ट करने पर HgS के फॉर्म में होता है। अब इसे हम जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हम उसमें ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, तो ये जो है पहले मरकरिक ऑक्साइड बनता है और उस मरकरिक ऑक्साइड को फिर से हम हीट करेंगे तो वो यहाँ पर मरकरी और ऑक्सीजन में डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ से हम मरकरी कॉपर को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे भी उसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, फिर उसे हम फिर से हीट करते हैं तो ये कॉपर हमें प्योर मिल जाता है। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल पर हैं, मिडिल पर कौन कौन से थे, यहाँ पर आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी को हम यहाँ पर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस करा कि ये जो होते हैं सल्फाइड या फिर कार्बोनेट नेचर में होते हैं या ये ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम ऑक्साइड के फॉर्म में अगर होंगे तो इजीली हम उसे रिड्यूस करके मेटल्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, सल्फाइड और जो कार्बोनेट के फॉर्म में हैं उन्हें हमें ऑक्साइड के फॉर्म में पहले लाना होगा। अब ये प्रोसेस हम करेंगे, उसके बाद में हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा जो और होगा, और उसके बाद में हम उसे रिड्यूस करके ले लेंगे जो उसमें से हमें चाहिए मेटल। अब सल्फाइड और कार्बोनेट से हमें जो है कैसे ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है, यानी कि हम उसे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो वो कैसे होता है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्रोसेस है, रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है। इसका क्या मतलब है रोस्टिंग, सबसे पहले जो सल्फाइड ओर होते हैं उन सल्फाइड ओर्स को हम रोस्ट करते हैं और रोस्ट करके हम उसमें ऑक्साइड उसका फॉर्म करते हैं। जब हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, एक्सेस हीट करते हैं और उस पर हम एयर उसमें भी जो है एक्स्ट्रा एयर देते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, उसे रोस्टिंग कहते हैं। तो वैसे रोस्टिंग होने पर उस पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है जुट जाता है और ये जिंक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर जिंक का बात अगर हम करें तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और फिर हम इस जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन हटा देंगे। और कैल्सिनेशन का एक और प्रोसेस है, ये किसके लिए है, ये हमारा कार्बोनेट वाले के लिए है। तो कार्बोनेट वाले में हम क्या करेंगे कि यहाँ तो पहले ही से ऑक्सीजन है, CO3 है, इसमें हम हीट तो करेंगे बट एयर को हटा देंगे, एयर का हम वहाँ पर से अब्सेंट कर देंगे एयर को। तो जब ऐसा करेंगे तो CO2 में टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जिंक जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और जिंक ऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ऑक्साइड जो फॉर्म हो जाते हैं उस ऑक्साइड को फिर से हम यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे। कैसे प्रोसेस करेंगे, कार्बन के साथ में हम उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर रिडक्शन करने का बहुत सारे यहाँ पर वेज हैं, आप बहुत सारे वेज के साथ में रिडक्शन यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर हम कार्बन के साथ में यहाँ पर ये इजीली हो जा रहा है तो वो जिंक हमें मिल जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ कहता है दैट कार्बन को हम यूज करने के जगह पर हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये सब का भी यूज कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर उसे हम अगर यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ में, एल्युमिनियम के पाउडर के प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम अलग हो जाता है और यहाँ पर ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और मैग्नीशियम रिड्यूस हो जाता है। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि कौन सा रिड्यूस है या कौन सा ऑक्सीडाइज है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पूछता है कि कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, तो हम कर सकते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप भी कर सकते हो,
ऑलराइट। तो यहाँ हमने जो भी रिएक्शन कराया तो यहाँ जो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब हम यूज करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वहाँ हीट इतना रिलीज होता है कि वो मेटल्स को जो है मोल्टेन स्टेट में वो कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ नेचुरल फेनोमेनन है, तो ह्यूमन का नेचर है कि उसका यूज कर ले। हम लोग जो है एनर्जी को तो ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए हम लोग ऐसा रिएक्शन का यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए आप इक्वेशन दिया हुआ है, आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम यहाँ पर कर रहा है, ये हीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज का जो टॉप पार्ट था, उस टॉप पार्ट में जो है, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है टॉप पार्ट पर हैं, जो है हाईली रिएक्टिव हैं। तो इन्हें हम कैसे करेंगे? ये सभी जो हैं हाईली रिएक्टिव हैं। तो हाईली रिएक्टिव हैं तो उन्हें हम नॉर्मल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करा करके उसे हम प्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दूसरा एलिमेंट को तो वो दूर से ही भगा देंगे, है ना। अगर मान के चलिए कि दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, ठीक है ना, वो बहुत हाईली रिएक्टिव है एक दूसरे के और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर कोई दूसरा आता है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उन दोनों के जो जितना उन दोनों के बीच में बॉन्ड है उसके जगह पर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो कितना भी कोशिश करेगा उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो उन दोनों के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जो कंपाउंड यहाँ फॉर्म करते हैं, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें प्योर करने के लिए हम लोग उसे झटका देते हैं। झटका कैसे देते हैं? हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं मेटल और उसका सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट का बनाते हैं। और वो जो है, आप इस फिगर पर देखो, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक बाहर से एक्सटर्नल हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यहाँ दे रहे हैं, और हम दो यहाँ पर मेटल्स के ही दो यहाँ हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। एक कैथोड है और एक एनोड है। तो ये यहाँ पर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और ये एनोड वाला जो पार्ट है, ये एनोड वाला पार्ट, ये है आपका इम्प्योर कॉपर। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ एडेड हैं। और ये कैथोड वाला जो पार्ट है, इस पर हम कॉपर को ही यूज कर रहे हैं, बट वो प्योर है। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी रन करा रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर वाले जो रोड हैं, उसमें से जो प्योर कॉपर हैं वो यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जा रहे हैं, जो प्योर वाले कैथोड हैं उस तरफ, और यहाँ से जो इम्प्योरिटी है वो नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जा रहा है। इसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं, एनोड मड इसे भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ कॉपर यहाँ से निकल रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसे बाहर से ये कंडीशन प्रोवाइड किया है। यहाँ मैं इसे फिर से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ज़्यादा संख्या है, तो यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर 2+ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के साथ में वो कंबाइन हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। और इस साइड में, क्योंकि यहाँ से ये तो पहले स्टेबल फॉर्म में थे, यहाँ से हमने यहाँ कॉपर 2+ को यहाँ से हटाया, तो यहाँ पर 2- इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे, तो वो जो है फिर इधर ट्रैवल करेंगे। तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। अब ऐसे रिएक्शन होने पर हमें क्या मिल रहा है? हमें इम्प्योर जगह से, इम्प्योर कॉपर के जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसके साथ में जो है, उसके साथ हम उसमें जो है
बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे करके प्योर कैथोड के साइड में हम लोग कॉपर ले आ रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वही चीज़ समझाया हुआ है कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस है उससे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और उनका जो मोल्टेन क्लोराइड होता है, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, तो कैथोड के साइड में यानी कि इस साइड में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ होते हैं, तो उससे वो कंबाइन करके सोडियम बना लेता है। इस साइड में ये स्टेबल हो गया, और वहीं पर जो एनोड के साइड में है उस साइड में क्लोराइड है, तो वो क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो क्लोराइड जो है इसका जो सॉल्यूशन है उस पर आ जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बच गया वो कंडक्शन कराने में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो इसी के वजह से यहाँ बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम फोर्स कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ही हम हटा दे रहे हैं। हम लोग नॉर्मल ऐसे रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से ही हम उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो अभी तक जो भी मैंने डिस्कस करा, ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करा, इसी को इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग यहाँ पर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उससे हम लोग यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ 2 जो है, एक बार सोडियम के साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में मैंने आपको बताया, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में मैंने आपको बताया। वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। The apparatus is set up as shown in figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from anode dissolve into electrolyte. Pure यहाँ dissolve हो जाता है electrolyte solution में, and equivalent amount of pure metal from electrolyte is deposited on the cathode. यानी कि इस कैथोड पर उतना ही अमाउंट ऑफ जो है प्योर मेटल इस साइड में आकर के, कैथोड के साइड में आकर के जमा हो जाता है, और यहाँ पर द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, सोल्यूबल होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, वो सॉल्यूशन में जाते हैं, और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जो है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, जिसे हम एनोड मड कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑलराइट, आते हैं यहाँ के जो कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को करते हैं, और जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है कोरोजन, उसे भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो डिफाइन हमें करना है, कुछ टर्म्स यहाँ दिए हुए हैं, मिनरल्स और गैंग। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, कहता है कि नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में यानी कि प्योर स्टेट पे वो रहते हैं। तो ऐसे 2 मेटल्स जो कि बहुत कम रिएक्टिव होंगे, तो ऐसे में है यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे जो है यहाँ पर रिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर उसे रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं यहाँ पर हमारे पास में। तो आप इसे लिख सकते हो दैट the chemical process used for obtaining a metal from its oxide is reduction, and reduction is done by various reducing agent such as carbon। और यहाँ पर आप वो वाला इक्वेशन भी लिख सकते हो जिसमें हमने कार्बन के साथ में रिड्यूस यहाँ पर किया था जिंक ऑक्साइड को। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो इक्वेशन, जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है, यहाँ पर उस जिंक ऑक्साइड के साथ में हमने यहाँ, ये आप देख सकते हो, कार्बन के साथ में रिएक्ट करा करके यहाँ पर जिंक अलग हो जाता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं फिर। अच्छा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन। ये कॉन्सेप्ट हमने जो है सबसे पहला चैप्टर जो था उस पर पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था कि जो है सिल्वर को अगर हम ऐसे कुछ देर तक, हम अगर कुछ देर क्या कुछ दिनों तक अगर हम एयर पर ऐसे छोड़ दें, तो उस पर जो है एक कोटिंग आ जाता है, और वो कोटिंग हमारा क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग होता है, वो एयर के साथ में रिएक्ट कर जाता है। हमने ये भी देखा कि कॉपर जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, उससे वो रिएक्ट कर जाता है, और वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर में एक सब्सटेंस आ जाता है ना।
और आयरन के बारे में हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि उसके ऊपर में जो है एक कोटिंग आ जाता है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है कुछ दिनों में, उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट आ जाता है, रस्टिंग हम उसे कहते हैं, है ना। एक्टिविटी 3.14 कहता है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, तीनों में हमें आयरन नेल्स डाल देने हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसे हमें सील कर देना है कोर के थ्रू। दूसरे वाले में हमें करना है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालना है, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर रहेगा और बॉइल्ड रहेगा, क्योंकि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर में अगर हैं तो वो रिमूव हो जाएं। और जो थर्ड वाला है उसमें हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है और उसके ऊपर में नेल्स को रखना है और उसे भी हमें क्लोज़ कर देना है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो है ड्राई हो जाएगा एयर, क्योंकि एयर के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसे वो सॉक कर लेगा। अब आप अगर ऐसे करोगे कुछ दिनों तक तो आपको पता चलेगा कि जो आयरन है वो फर्स्ट केस में जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें रस्ट हो जाता है, बाकी दोनों में रस्ट नहीं होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आयरन का जो रस्टिंग है वो आयरन ऑक्साइड बनाने पर होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना। तो फर्स्ट वाले केस में हमने ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड करा है, एयर है यहाँ, वाटर भी है यहाँ पर। सेकेंड वाले केस में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ था और सारा एयर को वहाँ से रिमूव कर दिया था बॉयल करके, तो वहाँ से हमें एयर मिला ही नहीं और जो वाटर है वो जो है यहाँ पर प्योर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रस्टिंग नहीं होता है। थर्ड वाले केस में हमने यहाँ एयर तो दिया हुआ है बट वहाँ से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे हमने एब्जॉर्ब करा लिया कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस से, और जिसकी वजह से वहाँ पर कोई H2O मॉलिक्यूल नहीं है, तो उससे वो क्या कर रहा है, रस्ट नहीं हो पा रहा है, आयरन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर नीचे में आपको जो है पूछता है कि क्या होगा, तो कौन सा कंडीशन में आयरन रस्ट होता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो उसी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ दिए हुए हैं, उसे हम प्रिवेंट करेंगे पेंटिंग करके, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, पेंटिंग, ऑयलिंग ये सब तो हमें पता है। गैल्वेनाइजिंग जो है ये जिंक का लेयर किसी भी आयरन के सरफेस पर एक हम उसके ऊपर में अगर चढ़ा देते हैं तो वो जो है रस्टिंग से रोक लेता है। और यहाँ कहता है कि अगर गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो है कहीं पर अगर टूट जाता है तो वहाँ पर रस्टिंग हो जाता है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट इजीली कर लेता है। उसी तरीके से एलोइंग जो प्रोसेस है वो है मिक्सिंग करना एक आयरन के या फिर कोई मेटल है, उस मेटल के साथ में हम कुछ दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं ताकि उसका जो प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ पर चेंज कर सकें। तो ये जो एलोइंग है वो एलोइंग वही प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर कहीं लिखा हुआ होगा यहाँ है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या ज़्यादा मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का। और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है एलॉय, पहले हम जो मेटल्स हैं उसे हम मेल्ट कर लेते हैं और उसके बाद में उसे हम डिज़ोल्व कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स कुछ प्रोपोर्शन में, और इसे हम फिर रूम टेम्परेचर के लिए कूल कर देते हैं। अब ये जो है ये प्रोसेस यहाँ पर जो है इसमें कहता है कि जब हम कार्बन को मिक्स करते हैं उस आयरन पर तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आयरन को जैसे कि हमें पता है कि प्योर आयरन अगर हम लें, आपने कभी सुना भी होगा कि आयरन जो है प्योर स्टेट पर है, वो कच्चा आयरन जो है, कच्चा लोहा उसे कहा जाता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब कहने का मतलब कि उसे हम पीट कर ईजिली स्ट्रेच कर देते हैं या फिर उसके ऊपर में अगर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो वो जो है मुड़ सकता है ना। तो यहाँ हम कार्बन ऐड करके उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसी तरीके से आयरन को जब हम निकेल और क्रोमियम के साथ में ऐड करते हैं तो हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो सब्सटेंस स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है, जो कि हार्ड होता है और हमें पता है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, रस्टिंग नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर एलोइंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और
क्योंकि हमने यहाँ पर मिक्सिंग किया तो इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाता है प्योर मेटल के जो है, अगर उससे हम कंपेयर करें तो, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि प्योर मेटल्स जो हैं अगर हम बात करें कि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, अब यहाँ हम अगर थोड़े से नॉन कंडक्टर्स को मिला दें तो उसका कंडक्टिविटी कम होगा ही, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए कम होता है क्योंकि कंडक्टर्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्टर कहते हैं यहाँ पर जो मेटल्स हैं उनका हाई जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उस पर हम उनका जो बॉन्ड है उसे हम अगर किसी दूसरे नॉन कंडक्टर के साथ में जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है उसे हम ऐड करें तो ऑब्वियसली जो है जो हमें एलॉय मिलेगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी का जो मेटल है अगर इसका एलॉय बनाते हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। ऑलराइट। और यहाँ पर जैसे ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, उसे कॉपर और जिंक का जो है मिक्सचर करके हम बनाते हैं। ब्रॉन्ज ये जो है कॉपर और टीन का जो एसन टीन है इस टीन का मिक्सचर है, और ये सभी जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है अगर हम नॉर्मल प्योर मेटल का बात करें तो उसके कंपेयर पर, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये सभी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर उसी स्ट्रॉन्ग के वजह से क्या होता है कि इनका तो मेल्टिंग पॉइंट अभी लो हो गया और ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो हम इसे वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। वेल्डिंग पर हम जब यूज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, तुरंत मेल्ट हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, है ना। चलिए, वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया और ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन है उसे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, और यहाँ पर समरी भी हम एक बार देख लेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है।